हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। माय डीमन वाइफ की एपिसोड 62 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जियांग रोलैंड का मुकाबला करने के लिए एक बड़ा सा जाइंट बना लेता है, बड़ा सा जाइंट रोबोट। रोलैंड उसे कहता है, तुम मेरे स्टीम रोबोट की कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा ये बड़ा सा टीन का डब्बा मेरे इस रोबोट जाइंट से बेहतर नहीं हो सकता। साथ ही रोलैंड उड़ता हुआ सीधा उसकी तरफ आगे बढ़ता है और अपनी बैग से मकड़ी की तरह 4-5 टांगे निकालता है जिनके आगे ब्लेड लगे होते हैं। रोलैंड चीता चलाता सीधा उसके रोबोट के पास पहुंच जाता है। वो जैसे जियांग के रोबोट पर अटैक करने वाला होता है, जियांग उसे कहता है, तुम अपने इस पुराने से टीन के डब्बे के साथ मेरे इस बड़े से रोबोट को नहीं हरा सकते। जियांग अपने पास से मैग्नेटिक कॉइल का इस्तेमाल करता है जिससे उसका रोबोट बेकार हो जाता है और वो पीछे हट जाता है। जियांग रोलैंड से कहता है, तुम्हारा लेवल ऑफ फोर्जिंग बहुत ज्यादा कम है, तुम्हें क्या लगता है एक बार तुम डीमंस के साथ सौदा कर लोगे तो बाद में वो तुम्हारी बात मानना शुरू कर देंगे। मैं तुम्हें यहाँ पर मारना पीटना नहीं चाहता, इसलिए चुपचाप सरेंडर कर दो, अपनी हार मानो और अपने बाप से जाकर माफी मांगो। रोलैंड चिल्लाकर उसे कहता है, तुम्हें भी मेरे भाई और बाकी सब की तरह यही लगता है कि मुझे फोर्जिंग नहीं आती तो मैं बहुत ज्यादा बेकार हूँ। तुम्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी फोर्जिंग की पावर। वो अपनी गन को फिर से लोड करता है, फुल पावर से जियांग की तरफ अटैक करता है। जियांग का रोबोट उसे बताता है इस अटैक का एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है। जियांग जल्दी से अपने सामने यूजलेस लंबर से बनी हुई शील्ड कर लेता है और प्रिंस रोलैंड के अटैक से बचता है। जियांग कहता है, मेरा ये रोबोट इतना ज्यादा बड़ा है, मैं सारे को यूजलेस लंबर से नहीं बना सकता था। चलो शुक्र है मेरे पास यूजलेस लंबर की शील्ड तो है। जियांग अपनी शील्ड के साथ उसके अटैक को दूसरी तरफ डॉज कर देता है, लेकिन साथ ही जियांग पूरे एरिया को स्कैन करता है तो उसे पता चलता है कि अभी भी कासल के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि गलियों में मौजूद हैं। जियांग कहता है, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, अगर हम दोनों की फाइट ऐसे ही चलती रही तो हम इन लोगों में से किसी को नुकसान पहुंचा देंगे, हमें यहाँ से बाहर जाना होगा। रोलैंड हंसते हुए जियांग से कहता है, तुम अचानक रुक क्यों गए, कहीं तुम मेरे गन अटैक से डर तो नहीं गए। बस एक और अटैक और तुम्हारा ये टीन का डब्बा बिल्कुल मेटल ऑफ स्क्रैप बन जाएगा। रोलैंड जैसे ही अपनी गन से दोबारा अटैक करने लगता है, जियांग अपने बड़े से हाथ से उसके छोटे रोबोट को पकड़ लेता है। असल में जियांग ने अपने हाथ को डिटैच कर दिया होता है जिसके अंदर भी एक बूस्टर लगा होता है और वो उसके रोबोट को उड़ाकर कासल से बाहर ले जाता है। जियांग रोलैंड से कहता है, अगर तुम्हें इस फाइट में इतना ही मजा आ रहा है तो हम लोग सिटी के अंदर फाइट नहीं कर सकते, बाहर जाकर फाइट करते हैं। रोलैंड अपने रोबोट को उसकी ग्रिप से आजाद नहीं करवा पा रहा होता। उसी वक्त जियांग अपने दूसरे हाथ को भी डिसबैंड करता है और वो भी सीधा रोलैंड की तरफ आता है। दूसरे हाथ से सीधा रोलैंड को पंच लगता है जिससे रोलैंड बाहर जाकर गिरता है कासल से बहुत दूर। मोडोजी देखकर कहता है, जियांग की फोर्जिंग तो बहुत ज्यादा शानदार है, इस तरह के बड़े रोबोट के साथ वो तो हमारी आर्मी को बिल्कुल सपोर्ट कर सकता है। जबकि सोफी साज ये सोच रहा होता है, अगर जियांग हमारे लिए ऐसे बड़े बड़े जाइंट्स बना दे तो व्हाइट ड्रैगन आर्मी की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और मुझे रीजेंट से जरा भी डरने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर जियांग भी अपने रोबोट से उड़ना शुरू कर देता है और उनसे कहता है, तुम लोग जाकर डीमन से कैसे फाइट करनी है इस मसले पर बात करो, मैं रोलैंड को देख कर आता हूँ। फिर जियांग भी उस फोर्ट्रेस से बाहर चला जाता है जहाँ पर रोलैंड गिरा होता है। रोलैंड गिरने के बाद बहुत ज्यादा जख्मी होता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है, इंसानों ने फोर्जिंग हमसे सीखी है, वो हमसे बेहतर फोर्जिंग कैसे कर सकते हैं। रोलैंड कहता है, मैं बस किंग बन ही गया था, पता नहीं ये इंसान कहाँ से आ गए, मेरे सारे प्लान को चौपट कर दिया। क्या मुझे वापस डेड बॉडीज के पिलर के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी सारी पावर्स इस्तेमाल कर ली हैं, लेकिन मैं उससे नहीं जीत पाऊंगा। उसी वक्त जियांग भी वहाँ पर आ जाता है और उससे कहता है, तुमने अपने सरेंडर करने का पहला चांस गवा दिया, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। तुम्हारे पास भागने का वक्त नहीं है, यहाँ से तुम भाग नहीं पाओगे और जिस कंडीशन में तुम हो डीमंस के लिए भी तुम किसी काम के नहीं रहे। मेरी इस बात को अपनी लास्ट वार्निंग समझो, अगर तुम अभी भी सरेंडर करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाद में मुझे मत कहना अगर तुम्हें और ज्यादा नुकसान पहुंचा तो। रोलैंड के पास उनका बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसने अपने पास जार के अंदर बहुत सारी डेड बॉडीज रखी होती हैं। रोलैंड अपनी फोर्जिंग टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए उन डेड बॉडीज को भी यूज कर लेता है और उन डेड बॉडीज के फ्लैश से बहुत सारे टेंटिकल्स बनाता है जिनसे जियांग के रोबोट को पकड़ लेता है। रोलैंड हंसते हुए उससे कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि मैं सिर्फ फोर्जिंग ही कर सकता हूँ? शायद तुम ये बात भूल चुके हो कि मैं एक बहुत ही अच्छा फार्मासिस्ट हूँ। अपने कॉर्प्स के पिलर के साथ मिलकर ये एक नई टेक्निक डेवलप की है। जियांग अपने रोबोट से एक बड़ा सा ब्लेड निकालता है और उसके सारे टेंटिकल्स को काट देता है और उसे कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम इससे मुझे पकड़ पाओगे? लेकिन साथ ही वो कटे हुए टेंटिकल्स फिर से आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं। रोलैंड हंसते हुए उससे कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम एक बेवकूफ हो, इन सार्कोमास को तुम जितनी बार भी काटोगे ये दोबारा से फिर से जुड़ जाएंगे, चाहे इनका एक छोटा सा सेगमेंट ही क्यों ना हो, ये फिर से बड़े हो जाएंगे। वो सारे टेंटिकल्स जियांग को फिर से पकड़ लेते हैं। रोलैंड उससे कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम्हारे फोर्जिंग स्किल्स हम लोगों से ज्यादा बेहतर हैं। जियांग उससे कहता है, तुम अपने लास्ट चांस को भी गवा रहे हो, मैंने तुमसे कहा था कि अभी सरेंडर कर दो। जियांग हवा में से ही रोलैंड के रोबोट पर अटैक करता है जिसकी फायर पावर से रोलैंड के सारे टेंटिकल्स जल जाते हैं और साथ ही जो टेंटिकल्स उसकी बॉडी के इर्द गिर्द लिपटे होते हैं, जियांग अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा हीट देता है जिसकी वजह से वो सारे जल जाते हैं। जियांग भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, मैंने अभी बहुत ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल कर लिया, कहीं मैंने रोलैंड को मार तो नहीं दिया। जियांग जल्दी से नीचे उतर जाता है देखने के लिए कहीं वो मर तो नहीं गया, लेकिन रोलैंड ने अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बनाई होती है और वो बच
बच जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा जख्मी होता है और उससे कहता है तुम्हारी फोर्जिंग ये कौन सी टेक्निक है। जियांग उसे कहता है इसको मॉडर्न साइंस की टेक्नोलॉजी कहते हैं। साथ ही जियांग उसे कहता है तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है, अब चुपचाप मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अरेस्ट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें वापस तुम्हारे पापा के पास लेकर जाऊंगा। रोलैंड फिर से हंसते हुए उससे कहता है तुम वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम मुझे ऐसे नहीं ले जा सकते। तुम्हें क्या लगता है ये खेल ऐसे ही खत्म हो जाएगा? जब डीमन आर्मी वाले अटैक करेंगे तो तुम लोगों के लिए भागने के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। साथ ही उसके बाजू में से बहुत सारे टेंटिकल्स निकलते हैं और उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं। जियांग एक मैकेनिकल आर्म की मदद से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उन टेंटिकल्स के साथ ही वहाँ से गायब हो जाता है। असल में ये डेड बॉडीज के पिलर का स्पेशल मैजिक है जिससे वो किसी को भी टेलीपोर्ट कर सकता है। फिर जियांग वहाँ से वापस आ जाता है। वापस कासल में सारे लोग उसके रोबोट को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये रोबोट तो बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है, क्या ह्यूमन किंगडम वाले वाकई में इतने काबिल हैं? जियांग जैसे ही अपने रोबोट से नीचे उतरता है, सोफिसास भागता हुआ उसके पास आ जाता है और उसे कहता है क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हारे बारे में किंग को बताऊंगा, वो तुम्हें जरूर इनाम देंगे, तुम्हें व्हाइट ड्रैगन आर्मी को ज्वाइन करना चाहिए। उसी वक्त किंग और भारती भी वहाँ पर आ जाते हैं और जियांग का शुक्रिया अदा करते हैं कि तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया उस सब के लिए तुम्हारा शुक्रिया। किंग हान जियांग से पूछते हैं क्या तुमने मेरे बेटे रोलैंड को पकड़ लिया, क्या तुम्हें वो मिला? जियांग उनसे कहता है मैंने बस उसको पकड़ ही लिया था, लेकिन आखिरी वक्त पर वो एक ट्रिक परफॉर्म करके वहाँ से भाग गया, एक ऐसे मैजिक की मदद से जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे लगता है शायद वो डेड बॉडीज के पिलर का मैजिक था। किंग हान ये सुनने के बाद उदास हो जाती हैं। टीचर मार्टिन उसे कहती है तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं, अगर तुम्हारा एक बेटा नकारा निकला तो क्या हुआ, हम लोग तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। किंग हान उसे कहते हैं तुम्हारा शुक्रिया मार्टिन, मेरी हौसला अफजाई के लिए। मुझे भी लगता है क्योंकि मैं एक किंग हूँ, मुझे अपने किंगडम के बारे में पहले सोचना है, फिर अपने बेटों के बारे में। सबसे पहले हमें डीमंस के साथ फाइट कैसे करनी है इस बारे में सोचना होगा। फिर वह सब लोग ग्रेट हॉल में जाकर बैठ जाते हैं। सभी लोग वहाँ पर बैठे होते हैं। भारती उनसे कहता है काफी लंबे अरसे के बाद हमें रोलैंड के बारे में अब सब कुछ पता चल चुका है कि ये सब कुछ रोलैंड ने किया है। अब डीमन ट्राइब वाले जरूर हम पर हमला करने के लिए रेडी हो रहे होंगे। किंग हान उनसे कहते हैं अब जबकि भारती वापस आ चुका है और हमारे पास टीचर मार्टिन और जियांग भी है, हम लोग अपनी फोर्जिंग को फुल पावर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं। जबकि क्वीन उनसे कहती है तुम लोग तो बिल्कुल बेवकूफ हो, क्या तुम लोगों को जरा भी अंदाजा है कि तुम लोगों का सामना किससे होने वाला है? जियांग उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जियांग हंसते हुए उन सबसे कहता है ये भी तो बस मजाक कर रही है, वैसे मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है। मुझे पता चला है कि डीमन आर्मी की साइड पर एक पिलर है जिसे डेड बॉडीज का पिलर कहा जाता है। उसकी पावर ये है कि वो सारी डेड बॉडीज की लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। न सिर्फ ये बल्कि वो उनको अपने पपेट्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए जितनी लंबी फाइट चलेगी उतना ज्यादा उसको फायदा होगा। सोफिसास उनसे कहता है इंसानों और डीमंस के दरमियान जब फाइट हुई थी तो मेरा सामना उसके साथ हुआ था, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, हालांकि उसका सर भी काट दो वो फिर से जिंदा हो जाता है। जियांग उनसे कहता है तो इसका मतलब है हम इस वार को ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते, हमें जल्दी से इसको खत्म करना होगा। क्वीन भी उनसे कहती है हाँ, जितनी देर के लिए वो पिलर जिंदा है उतनी देर के लिए उनके मरे हुए सोल्जर्स भी उनके लिए जिंदा रहेंगे। डेड बॉडीज के पिलर के अलावा उनके पास बहुत बड़ी आर्मी है, इसलिए वैसे भी ये वॉर जीतना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। किंग हान उनसे कहते हैं अगर उनके पास मरे हुए सोल्जर्स की आर्मी है तो इसका मतलब हमारे सोल्जर्स भी उसमें शामिल होंगे। टीचर मार्टिन जियांग से पूछते हैं तुम्हें क्या लगता है हमें अपनी फायर पावर को ज्यादा मजबूत करना होगा या फिर ज्यादा फायर आर्म्स की जरूरत होगी? जियांग उनसे कहता है हाँ, मैं भी इसी बारे में सोच रहा था, जितनी ज्यादा हमारे पास फायर आर्म्स होंगी हमारे जीतने के चांसेस उतने ज्यादा हैं। मोडो उनसे कहता है हमें सिर्फ 100 या 1000 का सामना नहीं करना, बल्कि सामने से 1,00,000 डीमंस आ रहे हैं, यहाँ पर इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। जियांग जल्दी से अपना बैग खोलता है और उसमें से अपने ब्लूप्रिंट्स निकालता है और उनसे कहता है मेरे सारे डिजाइन आज ही काम आएंगे, लेकिन एक मसला है। मोडो उसे कहता है वो क्या? जियांग उसे कहता है कि इससे बहुत ज्यादा पावर जनरेट होगी क्योंकि ये सारे बहुत ज्यादा पावरफुल वेपन्स हैं। नेक्स्ट सीन डीमन आर्मी का दिखाते हैं। डीमन आर्मी में सारी रेडी होती है, जबकि पिलर सामने खड़े होकर उनसे कहते हैं अब वक्त आ चुका है, हम सब मिलकर ड्वार्फ्स को बिल्कुल खत्म कर देंगे, तुम लोग जितने ड्वार्फ्स को मार सकते हो जाकर मार डालो। म्यूकस उनसे पूछता है डायमंड और निंजा पिलर का क्या हुआ? किलियन उसे कहता है डायमंड तो है ही बेवकूफ, उसकी तो समझ आती है कि वो लेट हो सकता है, लेकिन निंजा का वो यहाँ पर क्यों नहीं आया, हमें ये समझ नहीं आ रही। रेमंड उनसे कहता है तुम लोगों को अपनी फिक्र करना चाहिए, दूसरों की फिक्र छोड़ दो, क्योंकि डायमंड और निंजा पहले से ही मारे जा चुके हैं। ये बात सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। किलियन उनसे कहता है क्या कोई डायमंड को भी मार सकता है? सोसो उनसे कहती है यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो मार ना सके। किलियन कहता है हमने तो एक ही दिन में 3 पिलर्स खो दिए और डार्क पिलर का भी कोई पता नहीं कि डार्क उल्लू पता नहीं कहाँ पर है। किलियन साथ ही ये सोच रहा होता है काश उनके किंगडम में कोई ऐसा पावरफुल इंसान भी हो जो कि इन दोनों को भी मार सके, यानी सोसो और रेमंड को।
जबकि म्यूकस ये सोच रहा होता है अब जबकि पपाते भी मर चुका है और साथ में 2 और मर गए हैं तो इसका मतलब मेरा रैंक और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। किलियन की बात सुनकर रेमंड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं शैडो पिलर का मुकाबला नहीं कर सकता? शैडो पिलर मुझसे ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो सामने की तरफ देखो। रेमंड अपनी आर्मी के डीमन से कहता है क्या तुम लोग स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो? वो सारे पिलर से कहते हैं हाँ हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं ताकि हमें क्वीन लिलियन से इनाम मिल सके। रेमंड अपनी मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए जमीन में से बहुत सारी डेड बॉडीज निकालता है जो कि सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। वो सारे डीमन सोल्जर्स को काटना शुरू कर देते हैं। डीमन आर्मी के सोल्जर ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं पिलर आप ये क्या कर रहे हैं? आप अपनी ही आर्मी के लोगों को क्यों मार रहे हैं? असल में जैसे ही एक ज़ॉम्बी दूसरे को काटता है तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। रेमंड उन सबको मारकर ज़ॉम्बीज की आर्मी बना लेता है और यहीं पर हमारी एपिसोड 62 का एंड होता है।